आज हम मानव भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वास्तव में भूगोल के विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। 19वीं सदी के बौद्धिक विचारों के फलस्वरूप सर्वप्रथम भूगोल के अध्ययन में तार्किक विधियों का समावेश हुआ, जिससे भूगोल की अध्ययन प्रणाली में सिद्धांतों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम स्ट्रैबो पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने तार्किक विधि से मानव भूगोल का अध्ययन किया। उन्होंने मार्सेल्स की कृषि विशेषताओं एवं वहां के निवासियों के समुद्र पर आधारित जीवन को वहां की भूमि के असमान ढाल का प्रतिफल बतलाया। इसी अध्ययन से मानव एवं पर्यावरण के बीच सहसंबंध स्थापित करने की विधि की शुरुआत हुई, जिसे बाद में फेबर और होमर जैसे भूगोलवेत्ताओं ने और अधिक स्पष्ट व्याख्या देते हुए यह बतलाया कि भौगोलिक तत्व जैसे उच्चावच, कृषि, जनसंख्या का वितरण आदि तथ्यों की पृष्ठभूमि में एक भौगोलिक व्यवस्था है जिसे ज्योग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं। प्रत्येक तथ्य पारस्परिक संबंध रखते हुए महत्वपूर्ण है। अतः मानव एवं पर्यावरण से संबंधित अध्ययन विभिन्न तथ्यों एवं तत्वों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित है। मौलिक रूप में मानव भूगोल में 3 सिद्धांत हैं जो निम्न हैं। प्रथम सिद्धांत पार्थिव एकता अथवा सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कार्यशीलता तथा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत तथा तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज इस व्याख्यान में हम पहले सिद्धांत पार्थिव एकता अथवा सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक तथ्य अंतर संबंधित होते हैं। भूमि सतह पर उपस्थित घटक स्वतंत्र इकाई के रूप में अवस्थित नहीं है, वरन वे एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था के अंग हैं। अतः उनके पृथक अध्ययन का कोई औचित्य नहीं है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में रेडजेल और ब्लांश ने प्रस्तुत किया था। ब्लांश ने स्पष्ट किया कि भौगोलिक विकास के अंदर मुख्य भावना पार्थिव एकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक है और उसके विभिन्न भाग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उन्हीं के द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित है और वातावरण भौतिक दशाओं का ही योग है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न पदार्थों अथवा तथ्यों के पारस्परिक संबंध पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए हम्बोल्ट ने कहा था कि संपूर्ण विश्व एक ही आत्मा और एक जीव है, यानी वन स्पिरिट एंड लाइफ के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाहरी विभिन्नताओं के पीछे व्यापक समाहित एकता दिखलाई पड़ती है। कुमारी सैंपुल ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि पृथ्वी की एकता और उसके तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत रेडजेल के उस दृष्टिकोण का फल है जो पर्वत शिखर पर खड़े होकर देखने वाले को प्राप्त होता है। ब्लाश ने इस सिद्धांत को और अधिक उत्तम तरीके से प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो स्वर्ग में भी पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखलाता है। ब्लाश महोदय ने पार्थिव एकता को समझाते हुए
यह बतलाया कि मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, जिसका विवेचन या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से की जा सकती है। प्रत्येक स्थान पे वे उस वातावरण से संबंधित है जो स्वयं कई भौतिक दशाओं के संयोग का फल है। मानव का प्रत्येक कार्यकलाप पार्थिव एकता पर आधारित है। वातावरण सबको एक सूत्र में बांधकर रखता है। मानव जीवन की दशाएं वातावरण का ही प्रतिफल है और प्राकृतिक दशाओं के सम्मिश्रित प्रभाव का योग है। इस प्रकार हम समस्त पृथ्वी की एकता के विचार को व्यापक देखते हैं, जिसे टेरेस्ट्रियल होल कहा जाता है। पृथ्वी की विभिन्न शक्तियां जैसे ताप, वायु, वृष्टि, वनस्पति, मिट्टी आदि एक दूसरे से बंधी हुई हैं। इनसे असंख्य प्रकार की अंतः क्रियाएं चलती हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर संगठित है। आज यह तथ्य अनुभव की वस्तु बन गया है। इस विचार की पुष्टि में ब्लांश ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पृथ्वी समान पद के भागों की एक इकाई है। भूगोलवेत्ता को एक विधि तांत्रिक सिद्धांत प्रदत्त करता है जो अधिक प्रयुक्त किया जाए उतना ही लाभप्रद पाया जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, जैसे वनस्पति एवं पशु विज्ञान इस सिद्धांत को अधिक प्रामाणिकता प्रदान करता है। वनस्पति एवं प्राकृतिक पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। उच्चावच एवं जलवायु की दशाओं का अत्यधिक प्रभाव वनस्पति के रूप, प्रकार तथा बनावटों पर पड़ता है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में उच्च तापमान तथा वर्ष पर्यंत वर्षा के कारण सदाबहार वन मिलते हैं, परंतु सूर्य ताप प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में वहां के वृक्षों की ऊंचाई अधिक हो जाती है। उन्हीं के बीच में लताएं और बेलें भी हैं। ऐसी ही अनुकूलन की दशा अन्य प्रदेशों की वनस्पति में भी होती है। जैसे मरुस्थलीय वनस्पति शुष्क एवं गर्म जलवायु के से अनुकूलन करती है तथा उनका स्वरूप सभी गर्म मरुस्थलों में एक सा है। परिणाम स्वरूप जलवायु प्रदेश व वनस्पति प्रदेशों का नामांकन एक सा होता है। जैसे भूमध्य सागरीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, समशीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। और जैसा कि हम जानते हैं, पशु पक्षी गतिशील होते हैं। वनस्पति की भांति वे जलवायु से इतना साम्यता नहीं रखते, परंतु फिर भी ध्रुवीय या पर्वतीय प्रदेशों के पशु एक से होते हैं। जैसे पशु संगठन के विकास में प्रकृति का महत्वपूर्ण हाथ रहता है और प्रकृति एवं पशु एक दूसरे के लिए घातक नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के वातावरणों में पशु और पक्षियों के जीवन का विज्ञान विभिन्न प्रकार का होता है, जिसको वह शनैः शनैः सतत प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करते रहते हैं। इसी सिद्धांत को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो मानव और पशु अपनी कार्यशीलता, क्रियाशीलता व मानसिक परिपक्वता के कारण अपने आप को वातावरण से अधिक अनुकूल बना लेते हैं। पार्थिव एकता वायुमंडल एवं जलमंडल में भी दृष्टिगत होती है, क्योंकि इन दोनों की संचरण व्यवस्था एक सी ही है। वायुमंडल संचरण व्यवस्था से ऋतुएं एवं जलवायु जैसे तथ्य परिलक्षित होते हैं, जो प्रत्यक्षतः मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जलवायु की विभिन्नता सर्वविदित है, फिर भी संसार की जलवायु में एक निश्चित क्रम दृष्टिगत होता है। महाद्वीपों पर एक जैसी अवस्थिति में समान जलवायु मिलती है। वायुमंडल जलमंडल से संबंधित है। जल ही वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है, ततः पुनः वर्षा के माध्यम से जलमंडल का भाग बन जाता है। उसी प्रकार थलमंडल की भू आकृतियां जलवायु को प्रभावित करती हैं, जबकि स्वयं जलवायु के तत्व जैसे वर्षा एवं तापमान एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। मानव जाति की एकता का अर्थ है इस सिद्धांत के अनुसार विश्वव्यापी गुणों से
जैसे सभी मनुष्य प्रजननशील हैं, मनुष्यों में आव्रजन की प्रवृत्ति होती है तथा इसी कारण से मनुष्य के भौतिक तथा सामाजिक गुणों में स्थानीयता के अतिरिक्त व्यापकता आती है। अर्थात मनुष्यों की आधारभूत आवश्यकताएं एक सी होती हैं। सामाजिक प्रवृत्ति, अर्थव्यवस्था एवं मानव अधिवास की स्थापना एवं भूमि उपयोग के पीछे एकात्मक व्यवस्था कार्यरत है। ज्ञान की एकता के आधार पर कृषि, उद्योग, व्यापार की स्थापना कर मनुष्य ने अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया है। इसी के साथ परिवहन, संचार के प्रसार तथा उपग्रह संचार व्यवस्था से संपूर्ण मानव जाति एकता के सूत्र में गूंथी जा सकती है। तो अंत में हम यह कहेंगे कि भूगोल के विभिन्न तथ्य एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वरन पारस्परिक संबंधों से जुड़े हैं। अतएव इनका अध्ययन भी सम्मिलित रूप से किया जाना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए ब्रुंच महोदय का कथन बहुत उपयुक्त है कि भौगोलिक घटनाएं एक दूसरे के लिए अति संबद्ध है और इनका अध्ययन विभिन्न समूहों में पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। क्योंकि भौगोलिक तथ्यों में प्रत्येक का संपूर्ण अध्ययन अंतर संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, क्योंकि इसी तथ्य के व्यक्तिगत अध्ययन से मानव भूगोल का सही मूल्यांकन संभव किसी एक तथ्य के व्यक्तिगत अध्ययन से मानव भूगोल का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। इसी विचार पर आधारित ब्रूम्स का अंतर संबंधीय सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर करेक्शन है, जो प्राय सभी विज्ञानों के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत भी पार्थिव एकता के सिद्धांत का ही अनुमोदन करता है। तो इस प्रकार मानव, पशु, वनस्पति, प्राकृतिक वातावरण सभी सजीव एवं निर्जीव तत्व पूर्ण रूपेण अन्योन्याश्रित हैं। इनमें से किसी को भी पृथक नहीं किया जा सकता। अतः हम इस सिद्धांत की उस उच्चतम धारणा तक पहुंचते हैं जिसे पार्थिव संपूर्णता यानी टेरेस्ट्रियल होल या संपूर्ण